नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में जिस भयावह तरीके से बढ़ रहा है, ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिनों दिन इसका स्वरूप बड़ा व्यापक, खतरनाक और बहुत ताकतवर तरीके से ये राष्ट्रों पर हमला कर रहा है। ताज़ा शिकार इसका रूस और ब्राज़ील जैसे देश हैं, जहां पर प्रतिदिन 10 से 11 हज़ार नए केसेस सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तो रूस दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्कों की श्रेणी में अमेरिका के बाद खड़ा हो गया है। यानी यूरोप और ब्रिटेन के बाद दुनिया में उसके पहले ही रूस सर्वाधिक संक्रमित प्रभावित है और रूस ने अभी पीक नहीं देखा है। जरा सी एक लापरवाही क्रेमलिन में हाहाकार मचा के रखी हुई है। ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ भी कमोबेश यही हालात हैं। वहाँ मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी रुक नहीं रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका ने तकरीबन 90 लाख टेस्ट अब तक कर लिए हैं। उसके बावजूद उसके यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या 14 लाख के आसपास पहुँच रही है। अब अगर आप लौट कर भारत आते हैं तो यहाँ स्थितियाँ थोड़ी जटिल और विपरीत होती जा रही हैं। अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, हम 68,000 के आसपास पहुँच चुके हैं, 68,000। मरने वालों की संख्या भी 2200 से ऊपर चली गई है, यानी 2200 से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में भी हम 3500 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, यानी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो आखिर 5वें महीने पे पहुँचने के बावजूद भी दुनिया ने कोरोना वायरस का पीक क्या अभी नहीं देखा है? क्या कोरोना वायरस का पीक आना अभी बाकी है? और क्या ये ज़्यादा खतरनाक तरीके से दुनिया भर में स्प्रेड होगा? आखिर कोरोना रुकेगा कैसे? आप किसी गली में जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं, आस पड़ोस में जाएं, कहीं टेलीफोन आता है आपको, कोई कुछ जानना चाहता है, कोई के व्हाट्सएप संदेश हैं, एक ही सवाल है, कोरोना को कैसे रोकें और ये कब रुकेगा? दोस्तों, जो मेरी समझ कहती है और जो मेरा अध्ययन कहता है कि अभी ये बहुत लंबे वक्त की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई ऐसा नहीं कि 17 मई, 17 जून, जुलाई, अगस्त तक खत्म होगी। ये लंबी खींचेगी। लंबी इसलिए भी खींचेगी कि जिन देशों ने इसको खत्म करने या इसको रोकने के लिए पूरे ताकत झोंक रखी है, उन्होंने भी अक्टूबर दिसंबर तक का समय मांगा है। जर्मनी जैसे देश इसके उदाहरण हैं। तो भारत में जहां पर अभी कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया है, अभी पूरी तरह से भारत को इसने अपनी गिरफ्त में नहीं लिया है, फैलना शुरू हुआ है। 200 से ज़्यादा जनपद अभी भी पूरे देश में है जहां इस वायरस का संक्रमण नहीं हुआ है। उसके बावजूद हम 68,000 पर खड़े हैं, वो भी तब जब हमने टेस्ट तकरीबन 15 लाख के आसपास किए। रूस ने अब तक करीब 55 लाख के आसपास टेस्ट कर लिए हैं। अमेरिका 90 लाख के टेस्ट के साथ खड़ा है। जर्मनी 20 लाख टेस्ट कर चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? कोरोना वायरस का पीक भारत में क्या होगा? आज ये डिबेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर राज्य के मुख्यमंत्री की अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपना विजन है और हर राज्य की परिस्थितियां भारत में अलग अलग हैं। एक परिस्थिति जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो परिस्थिति गुजरात में नहीं है। जो समस्या तमिलनाडु झेल रहा है, वो उत्तर प्रदेश नहीं झेल सकता। जो पश्चिम बंगाल में समस्या है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। जो आंध्रा की समस्या है, वो राजस्थान में नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने और जो नुकसान है वो अलग अलग है। इसका तात्पर्य यह है कि हम पूरे भारत के लिए कोई एक नीति नहीं बना सकते। हमें राज्यों में लड़ना होगा कोरोना वायरस के खिलाफ, हमें जिलों में लड़ना होगा, हमें स्पेसिफिक एरिया में लड़ना होगा। ये कोई सेंट्रलाइज्ड लड़ाई नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क सेंट्रलाइज्ड होकर एक नीति बनाकर कोरोना वायरस से लड़ ही नहीं सकता। समाज लड़ सकता है। डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट पॉकेट जहां पर यह कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम उससे लड़ सकते हैं। तो 17 मई को जिस दिन भारत में लॉकडाउन समाप्त होने की हमारी अवधि है, उस दिन आप चीन से ज्यादा होंगे। डरिए नहीं, यह सच है कि 17 मई आते आते भारत का आंकड़ा चीन से ज्यादा ऊपर हो जाएगा। यानी हमारे यहां प्रभावितों की संख्या चीन से पार हो जाएगी। भारत लगातार अब टॉप 10 क्लब की तरफ बढ़ रहा है। टॉप 10 क्लब मतलब दुनिया के वो 10 सर्वाधिक प्रभावित मुल्क। तो हमें जो कुछ भी करना है, बहुत सोच समझकर करना होगा। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला बहुत लोगों की मृत्यु का, तबाही का कारण बन सकता है। लिहाजा राज्यों को या केंद्र सरकार को जो भी फैसला लेना हो, बहुत सोच समझकर,
दुनिया के दूसरे प्रभावित मुल्कों के अनुभव के आधार पर। अभी किसी के पास कोविड-19 से लड़ने का कोई वृहद अनुभव नहीं है, इसलिए जो दुनिया में मौजूदा अनुभव हैं भारत ने उनसे सीखना चाहिए और अपने यहाँ भी वही व्यवस्था को लागू करने का। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, लिहाजा इंडियन कंटेस्ट में वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये सब बताने के पीछे का मकसद ये है कि दुनिया भर में हालात कोई बेहतर नहीं हुए, बिगड़ रहे हैं। कभी एक देश से दूसरे देश, कभी दूसरे देश से तीसरे देश, कभी ईस्ट एशिया से निकलकर ईरान, कभी ईरान से निकलकर यूरोप, कभी यूरोप से निकलकर अमेरिका, कभी अमेरिका से निकल के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कभी वहाँ से रूस, फिर कभी ब्राज़ील, अब भारत। यानी इसका पैटर्न समझना लगभग मुश्किल है। तो अब हम 17 तारीख के बाद क्या करेंगे, भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री रूबरू हैं। मुख्यमंत्रियों का ज़्यादा अधिकांश मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि लॉकडाउन पीरियड बढ़े, और बढ़ने के पीछे इसकी वजह भी है। आंकड़े जो है ना वो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन हटाने को सपोर्ट नहीं करते। जब आप 500 थे तब आप कंप्लीट लॉकडाउन में थे, आज 68,000 पर खड़े हैं। आज आप सोच भी नहीं सकते कि आप लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस अगर आपने हटाने की कोशिश की, अंजाम कितना भयानक होगा। बहनों भाइयों, कोई मजाक का वक्त नहीं है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमारे लिए देश पहले है, भारत के एक एक नागरिक की जान कीमती है हमारे लिए। अर्थव्यवस्था हम फिर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो वो फिर वापस नहीं आ सकती। वी कांट फिक्स इट। इकोनॉमी को तो आप फिक्स कर सकते हैं। तो भारत की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। राज्यों को भी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आ जाए कुछ बयान आप सुने, फिर आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है, उनसे हम समझेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कोरोना का क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, सरकारों के समक्ष किस प्रकार की चुनौती है, और कोरोना से कैसे निपटें, ये जाएगा कैसे, और आखिर आने वाले वक्त में तस्वीर क्या होगी। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हों, वह उसे छुपाए नहीं, बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही, बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। जो भी आरोग्य सेतु से अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनको हम जिलों को भेज रहे हैं, और उसके अलावा एक पैरेलल व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि जिनका भी नंबर आ रहा है, जो लोग किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से जो अलर्ट जनरेट होते हैं, उनको हमारे कंट्रोल रूम से लगातार उनको फ़ोन किया जा रहा है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हैं। केजीएमयू जो उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट लैब है, जिसने टेस्ट करके एक इतिहास बना दिया है, उसके वाइस चांसलर MLB भट्ट साहब मेरे साथ हैं। सामान्य तौर पर ये ऐसे व्यक्ति हैं जो टेलीविज़न चैनल से बड़ा परहेज करते हैं और बड़े शाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पर आज मेरे बड़े विशेष अनुरोध पर ये टेलीविज़न कैमरे के सामने और सबको बताने आए हैं कि आखिर केजीएमयू काम कैसे कर रहा है और इतनी ज़्यादा तादाद में टेस्ट की सफलता कैसे हासिल की। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर पांडे जी फार्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सैयद जरीन और रोहित अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। तो भाई मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती है। आप लॉकडाउन की अवधि में विस्तार चाहते हैं या चाहते हैं कि लॉकडाउन समाप्त कर दिया जाए, सब कुछ सामान्य जनजीवन की तरफ चला जाए, क्या चाहते हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। 17 को लॉकडाउन समाप्त हो न हो या आगे क्या कार्य योजना बने, इसके लिए वो फीडबैक ले रहे हैं राज्यों से। राज्य अपना जिलों से, तहसीलों से फीडबैक लेके प्रधानमंत्री जी को देंगे, जिसके आधार पर अगला निर्णय केंद्र सरकार लेगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में करीब 3400-3500 मरीज है, जिसमें करीब 2000 एक्टिव है, करीब 1900 ठीक होके वापस जा चुके हैं। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो जिज्ञासा दिखाई है
राजनीतिक नेतृत्व ने, यहाँ की जनता ने, वो काबिले तारीफ है। और देखिए, व्यवहारिक निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश चाहता है, जिससे कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी कमजोर न पड़े और कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां भी चले। तो इसके लिए कोई प्लान है आप लोगों के पास, कोई विजन है, कोई दृष्टि पत्र है कि आप आगे का उत्तर प्रदेश कैसा चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, समय समय पे सरकार लगातार अपनी बातों को आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है। क्योंकि आपने 17 के बाद का पूछा, तो 17 के बाद की बात मैंने कही। अभी तो सरकार 2-3 मुद्दों पर, 2-3 मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। एक तो कोविड न फैले, कोरोना न फैले, इसकी लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए मुस्तैदी से जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ साथ जो बड़ी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोज 50 के आसपास ट्रेनें उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से आ रही है, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। और उत्तर प्रदेश सरकार इससे निपट रही है, उनको क्वारंटाइन में भेज रही है, उनकी जांच फिर से कर रही है। जो आंकड़े हैं ना मनीष जी, ये कुछ आंकड़ों पे आप नजर डालें। इसके पहले जब हम आप डिबेट कई मर्तबा किए इस मुद्दे पे, आज आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 75 में से 72 जनपदों में 72 कोरोना वायरस पहुंच चुका है। यानी अब सिर्फ कोरोना मुक्त आपके पास 3 ही जनपद बचे हैं। जो डेटा है वो प्रतिदिन 150-160 की रफ्तार से बढ़ रहा है, वो भी तब जब आप 7,000, 5,000, 8-6,000 ये एवरेज इसके आसपास टेस्ट करते हैं, तब मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका एक इंडिकेशन क्या है कि कोरोना वायरस आपके यहाँ तो फैल रहा है या तो बाहर से आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को कम करना या हटाना, ये कोई गलत फैसला तो नहीं जिससे कि समाज को मुश्किल हो जाए? देखिए ब्रजेश जी, ये बात सत्य है कि लॉकडाउन के नाते से कोरोना पे नियंत्रण करने में सहजता हुई है। और कोरोना लॉकडाउन के मध्य में सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है, इनसे लड़ने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको सुदृढ़ किया है। लेकिन लॉकडाउन एज इट इज लगातार लंबे समय तक रखना एक कठिन काम है। फिर भी सरकार प्रयास करेगी कि लॉकडाउन जहां जहां आवश्यक है निश्चित रूप से रहेगा। कोरोना की लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे, ये बचाते हुए अगले कदम उठाएंगे जिससे कुछ आर्थिक गतिविधियां भी चल सके। ओके मनीष जी, ओके। मेरे साथ प्रोफेसर MLB भट्ट साहब मौजूद हैं, KGMU के वाइस चांसलर हैं। बहुत स्वागत आपका भट्ट साहब, और शुक्रिया कि आपने कैमरे के सामने बैठना स्वीकार किया। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश जैसे सीमित संसाधन वाले राज्य में आपने KGMU में एक बड़ी लार्जेस्ट लैब तैयार की, जहां आज अपनी क्षमता के मुताबिक आप लोग टेस्ट भी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि टेस्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या उपलब्धियां हैं और अभी आपको क्या दरकार है, और जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और जैसे लक्षण उभर रहे हैं, अभी कोरोना वायरस को लेकर आपकी ओपिनियन क्या बन रही है? नमस्कार ब्रजेश जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब 1.25 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, और ये भारत देश में जो किए जा रहे हैं टेस्ट, उसके अनुपात में ये संख्या ठीक है। प्रतिदिन 5,000 के आसपास टेस्ट किए जा रहे हैं, और आवश्यकता है कि अगर एपिडेमिक किसी तरीके से बढ़ता रहा तो निकट भविष्य में हमें 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी का रेशियो है पश्चिमी देशों से बहुत कम है, तो इसलिए हमें उतनी ज़्यादा संख्या में टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में 15 से 20% टेस्ट किए हुए मरीज पॉजिटिव हैं, और हमारे यहाँ ये आंकड़ा 5% से भी कम है। तो टेस्ट तो पर्याप्त मात्रा में किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो संकट है हमारे समाज में, एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो 60 से 80% तक हैं, उनका सबका प्रभावी तरीके से टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर टेस्ट को और बढ़ाया जाए एसिम्प्टोमेटिक लोगों में, तो संख्या और मरीजों की बढ़ सकती है, ये निश्चित रूप से तय है। तो टेस्ट बढ़ाने का आपके पास क्या फार्मूला है, स्क्रीनिंग सर्विलांस टेस्ट बढ़ाने के लिए जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं, जो बाहर से अभी ट्रेवल करके लोग आए हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से,
तो उन लोगों के इलाके में जहां वो जा रहे हैं, उनके जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन लोगों की टेस्ट करना चाहिए। उनके साथ जो यात्रा करके बस में, ट्रेन में यात्री आए हैं, उन पे भी बहुत ही क्लोज नज़र रखने की आवश्यकता है, जो प्रदेश सरकार रख रही है। तो इस तरह से टेस्ट एक फोकस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उसके आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जितना हमारा एपिडेमियोलॉजिकल डेटा डिक्टेट कर रहा है उसके अनुपात में करना चाहिए, और उसके अनुसार ही लगभग किया भी जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, सरकारी तंत्र पूरा चिकित्सकीय तंत्र के साथ मिल करके विचार विमर्श करके इस व्यवस्था को। आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? इस समय हमारी जो कैपेसिटी है, 4 रियल टाइम पीसीआर मशीन हमारे यहाँ 24 घंटे चल रही है। प्रतिदिन 800 से 1000 सैंपल तक हम लोग कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी तो 4 मशीन पे 400 की मानी जाएगी, लेकिन 3 शिफ्ट में करने के कारण ही हम लोग 1000 के आसपास प्रतिदिन कर पा रहे हैं। एक कोबॉस मशीन रोश की है, वो खरीदने का आदेश दे दिया गया है। उम्मीद है 1 हफ्ते में वो आ जाएगी, तो हमारी क्षमता 1200 टेस्ट प्रतिदिन की और बढ़ जाएगी। तो हम इस तरह से करीब 2000 से ज़्यादा टेस्ट अपनी लैब में केजीएमयू में केवल कर पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज हुआ है, हमें एक एबट की मशीन परचेज करने की, वो भी रियल टाइम का ऑटोमेटिक मशीन है। वो मशीन तो हमारे पास है, उसके रिएजेंट्स उपलब्ध नहीं थे भारत में, अभी सरकार के द्वारा इंपोर्ट कर लिया गया है। उसका परचेज ऑर्डर आज जारी हुआ है। वो आ जाने के बाद 300 से 500 अतिरिक्त टेस्ट हम और कर पाएंगे, तो हमारी क्षमता और केजीएमयू की करीब 2500 टेस्ट की प्रतिदिन हो जाएगी। आपका अनुभव बड़ा विराट है। 5000 टेस्ट पूरे आप आज प्रदेश उत्तर में। प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को बताइए कि उत्तर प्रदेश का पीक क्या है कोरोना वायरस को लेके। उत्तर प्रदेश में ये कब तक ज्यादा वक्त तक रह सकता है, आपका अनुमान क्या कहता है? जी, इस समय एक जो आशाजनक चीज हम लोगों को दिखाई दे रही है, हमारे पास जो प्रारंभ में मरीज आए थे 10 से 14 दिन लग जाता था उनका वायरल फ्री होने में, उनको डिस्चार्ज करने में। जब 2 टेस्ट वायरस के निगेटिव आ जाते थे थ्रोट स्वैब के, तब हम लोग डिस्चार्ज करते थे। इधर थोड़ा ट्रेंड बदला है, 1 हफ्ते के अंदर ही मरीज, 5 से 7 दिन के अंदर ही वायरस निगेटिव हो जा रहा है, उसी इलाज से जो हम पहले भी कर रहे थे। तो लगता है कि वायरस की कुछ इन्फेक्टिविटी कम होती प्रतीत हो रही है। दूसरा जो बहुत ही आशाजनक है हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उत्तर प्रदेश में जो 3500 मरीज हुए हैं उसमें करीब 79 मृत्यु अभी तक हो गई है। तो हमारी मृत्यु दर लगभग 2% के आसपास है, और 98% पूरे विश्व में मरीज माइल्ड नेचर के हैं। कब तक आएगा उत्तर प्रदेश में? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि पश्चिमी देशों के जैसा या इवन महाराष्ट्र के जैसा पीक उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, इसलिए कि लॉकडाउन से केवल स्लो ही नहीं हो रहा है ग्राफ ग्रोथ की रेट भी कम हो रही है। उसके साथ ये भी लग रहा है कि जो हमारे बचाव के संसाधन हैं, व्यक्तिगत प्रोटेक्शन के साधन हैं, उसके बाद चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, तमाम मृत्यु हुई है उन लोगों की सारे विश्व में जो कोमॉर्बिड कंडीशन, चाहे डायबिटीज है, किडनी है, कैंसर है, या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित थे, या जो अतिवृद्ध थे। तो इस तरह से अगर हम अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को, कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी 2 मृत्यु हुई हैं, दोनों व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित थे, 58 वर्ष और 64 वर्ष की आयु के। तो ये संकट है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट्स हैं, केवल उन्हीं में जान का खतरा है। अभी 98% मरीज क्योर हो सकते हैं अगर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, समाज और चिकित्सा जगत जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य निर्वहन करता है, तो मृत्यु दर और भी कम हमारे देश में हो सकती है। ऑलराइट, मेरे साथ विजय शंकर पांडे जी मौजूद हैं। ये अनुभव मैं अपने केवल जस्ट वेट प्रोफेसर भट्ट। ऑलराइट, विजय शंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। बहुत स्वागत आपका पांडे जी, बहुत शुक्रिया। 17 मई के बाद क्या किया जाना चाहिए? जो डेटा है वो तो कुछ और कहानी बता रहा है, वो तस्वीर कुछ और दिखा रहा है, यानी कोरोना वायरस तेजी से फैल भी रहा है पूरे भारत में, और ये जो डेटा है ये सजेस्ट भी इस तरह का करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें लॉकडाउन का क्या करना चाहिए? 17 मई के बाद का भारत आप कैसा चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो डेटा के अनुसार बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है,
और ये होना संभावित भी था, क्योंकि ये शुरुआती दिनों में हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो उसका प्रसार भी नहीं हो पाया था, क्योंकि जो पॉपुलेशन में हुआ था वो फैला नहीं था। जी। अब ये जो स्थिति है उसमें प्रश्न यही आता है कि किया क्या जाए, क्या कोई लॉकडाउन को रखा जाए बचाव के लिए या अन्य स्थितियों को भी देखा जाए। अब इसी दृष्टि से अब आप देखिए कि देखिए लॉकडाउन बढ़ा देना सबसे आसान हल है कि आप सबको घरों में बंद रखिए, फैलाव ना होने पाए और रोग से आपकी जो लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और रोग नहीं फैलेगा। लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो दुष्परिणाम होंगे, वो कुछ कुछ हम लोगों के सामने अब दिखने लगे हैं। आप देखिए देश में जो माइग्रेंट लेबर्स की जो स्थिति है, जो गरीबी से जो स्थितियां पैदा हो रही वो स्थितियां हैं और लोगों की बेरोजगारी की स्थिति ये बहुत जल्दी भयावह रूप ले लेगी और इसको कंट्रोल करना किसी भी सरकार की बहुत पहली आवश्यकता है। देखिए जो जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया वो बहुत सही उनका वो है एनालिसिस है कि इस कोरोना वायरस का प्रकोप हमारे देश में ईश्वरीय कृपा कहिए, सौभाग्य कहिए, से हमारे यहाँ बहुत कम है और हमारे यहाँ जो भी इसका जो वायरस का जो भी ट्रेंड है वो गंभीर नहीं लगता, क्योंकि इससे मृत्यु उन लोगों की सिर्फ हुई है जो कोमॉर्बिडिटी थी, जो अन्य रोगों से ग्रस्त थे। मिश्रा जी, हमारे देश में प्रतिदिन करीब 20 से 25 हज़ार लोगों की डेथ वैसे ही होती है जो मृत्यु दर के अनुसार, और उनमें से आधे आयु के कारण होते, आधे मर्जों के कारण होते हैं। तो अगर आप उस दृष्टि से देखिए तो ये 2-2.5 हज़ार या 4 हज़ार लोगों की जो मृत्यु की संख्या है वो हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या के देश के लिए कुछ भी असामान्य नहीं है और उससे कुछ भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति पैदा हो गई है, जैसा कि सभी विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि इस कोरोना वायरस के कारण जो लोगों के अंदर फियर पैदा हो गया है और इसके प्रति जो एक तरह का वितृष्णा पैदा हुई, लोग कोरोना वायरस के मरीज को देख के भाग रहे हैं, उनके दाह संस्कार से नहीं जा रहे हैं, उनको अपने यहाँ दफनाने नहीं दे रहे हैं। ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक है। देखिए इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब कोरोना वायरस के साथ रहना सीख लेना पड़ेगा। ये ख़त्म होने वाला नहीं है विशा जी। कोई भी वायरस जो पैदा हुआ वो हमेशा रहता है, उससे हम लोग लड़ना सीख जाते हैं। जी, इस दृष्टि से मैं रोहित अग्रवाल को सर इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। भाई रोहित, जो डेटा है भारत का हो या उत्तर प्रदेश का हो, ये वो बताता है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव के मामले रोहित बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती क्या है? क्या हमें लॉकडाउन हटाना चाहिए 17 के बाद या नहीं हटाना चाहिए, या असमंजस की स्थिति से हमें निकलना चाहिए? हमारे पास एक्शन प्लान क्या है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने से निरंतर आप सरकार को इसके ऊपर डिबेट करा के ये चिता रहे हो कि ये कितना खतरनाक है। आप बार बार कहते हो कि मैं डरा नहीं रहा, लेकिन सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। मैं देखता हूं दिन भर आप ट्विटर के माध्यम से भी सरकार को चेताते हो और लोगों तक इसकी जानकारी जितनी ज़्यादा हो सके पहुंचाते हो आप। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है सरकार के पास तो कोई नीति ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास 500 केसेस थे तब आपने साहब कह दिया कि साहब हमारे पास जान रहेगी तो जहान रहेगा, हमको जान बचाना है। आपने सब कुछ पूरा लॉकडाउन कर दिया। जब हमारे पास 20,000 केसेस थे तब आप लॉकडाउन 2 लेके आते हैं, आप कहते हैं जान भी और जहान भी दोनों चाहिए हमें। और जब 32,000 केसेस थे तब आप लेके आते हैं लॉकडाउन 3, और अब आप कहते हैं जान तो जाए, जान से कोई लेना देना नहीं। अब हमारे उद्योगपति मित्रों को बचाना है हमें, क्योंकि उद्योगपति मित्रों के दबाव में आपने अब जहान की चिंता करना शुरू कर दिया। ब्रिजेश जी, लॉकडाउन 3 जब 17 मई को खत्म होगा तब हम चाइना को क्रॉस कर चुके होंगे। तब आप सोचिए क्या भयावह स्थिति होगी। आज बलिया में पॉजिटिव केस आ गया। बलिया में क्या पैदा हुआ है क्या कोरोना? इसका मतलब आपके लॉकडाउन खोलने की वजह से बलिया तक में ट्रैवल कर गया कोरोना, और आप हैं, आप संचिता ही नहीं हो रहे। आप करना क्या चाहते हैं समझ में ही नहीं आ रहा। आपने बना दी साहब टीम 11 असंवैधानिक पूरी तरीके से। कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं, आपने इस योग्य किसी को नहीं समझा। कोई मंत्री, कोई विधायक उस टीम 11 के अंदर हो। टीम 11 के अंदर एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं, एक भी इनकी सरकार का विधायक नहीं। आपके पास ना कोई नीति है, ना आपके पास कोई तरीका है कि जिससे आप फाइट कर रहे हैं। आप तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। जनता को आपने समझ क्या लिया है कि आप जनता के ऊपर हिट एंड ट्रायल करते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो अभी कुछ हटाए गए, चाहे लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, इसका क्या कोई दुष्परिणाम भी है? नहीं, आप बताइए, बलिया जैसे शहर में अगर कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट मिल रहा है तो ये दुष्परिणाम ही तो है, और क्या है।
अगर केसरबाग के अंदर कोरोना के 6 पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं, ये दुष्परिणाम ही तो है। और क्या है ये कोई पैदा तो हो नहीं रहा है कोरोना सरकार ट्रैवल तो कर कह रही रहा है है कि ना। उसके पास बड़ी अच्छी पॉलिसी है और वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, पर आप तो कुछ और तस्वीर बता रहे हो। नहीं, सच्चाई तो ये है, अब आप खाली उद्योगपतियों के दबाव में आके आपने पूरा लॉकडाउन खोलने की बात कर ली, आपने लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, तो आप बाहर से विदेशों से लोगों को लेके आ आपका रहे हैं। अनुभव क्या कहता है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा अनुभव ये कहता है आप लॉकडाउन में रहिए। देखिए, राष्ट्र पहले है, जिंदा रहेंगे तभी तो हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे। राष्ट्र पहले, सबसे पहले तो राष्ट्र हित है। राष्ट्र हित ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? लोगों की जानों के साथ ये खिलवाड़ सब कर रहे हो भाषा आप। तो आरएसएस वाले बोलते थे, आज आप बोलने लगे नहीं, सब। ये आरएसएस वाले तो राष्ट्र सिर्फ प्रथम ड्रामा और करते क्या-क्या, हैं। हाँ? इनका ड्रामा तो जनता देख रही है कि आप किस तरीके से चाइना को क्रॉस करने जा रहे हो, आप लॉकडाउन खोल रहे हो। आपको सबसे पहले राष्ट्र हित देखना है। आपके हर व्यक्ति जो मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके प्रति सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो व्यक्ति बच सकता, लेकिन सरकार ने मैं उसको प्रोफेसर ना ध्यान राजेंद्र देते हुए प्रसाद जी राष्ट्र के को पास पीछे चलता कर हूं। दिया। चेस्ट मामलों के बहुत विशेषज्ञ हैं और ये एक बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण किस प्रकार से फैल रहा है और हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है। दूसरा जो समस्या अभी एसिम्प्टोमेटिक वाली प्रोफेसर भट्ट ने उठाई है, उस पर राजेंद्र प्रसाद जी क्या सोचते हैं और इस वायरस के संक्रमण को थामने रोकने के लिए हमने उपाय क्या करने चाहिए? प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, गो अहेड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, सबको नमस्कार। और जैसा अभी सब लोगों ने कहा कि संख्या तो बढ़ रही है और संख्या बढ़ने का कारण बहुत साफ है कि जब टेस्ट ज़्यादा होंगे, देखिए ना, अभी सबका अनुमान है हमारे भारतवर्ष में जी कि लगभग 4 से 5% ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। देखिए, सब चीज़ें कोरोना में एस्टिमेशन है, हम बात सही क्या है तो ज़्यादा कम जानते, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा कि 4 से 5% जनता जो हमारी है वो कोरोना से इन्फेक्टेड लग रही है, जो भी टेस्ट हुए हैं। तो जैसे जैसे टेस्ट की संख्या बढ़ेगी तो हमें कोरोना की संख्या बढ़ेगी और जैसा आप देख रहे हैं बढ़ भी रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये लॉकडाउन ना किया गया होता तो शायद ये संख्या बहुत ज़्यादा होती। मेरे अपना मानना है कि लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा, देखिए हमारा भारत देश है, हमारी मेडिकल सर्विसेज भी अमेरिका और फ्रांस और इटली जैसे तो नहीं है। तो हमें पहले तो अपने साधनों को बढ़ाना था। तो लॉकडाउन से जो सबसे फ़ायदा जो मेरे को समझ में आ रहा था कि संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी। इस बीच में हमने अपनी मेडिकल सुविधाएं बढ़ा ली। कहाँ हमारे पास शुरू में बहुत ही कम हज़ारों बेड थे, अब हमारे पास लाखों बेड हैं। तो कहने का मतलब हमको ये ग्रेस पीरियड मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन ही 100% सोल्यूशन नहीं है, कहीं तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो एरियाज़ ज़्यादा हैं उनमें लॉकडाउन शायद कंटिन्यू करना पड़ेगा। जो एरिया जैसे ग्रीन जोन है जहाँ कम हैं उनमें कुछ ढील देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मेरा मानना एज ए डॉक्टर कि हर व्यक्ति को एक डिसिप्लिन में रहना है। क्योंकि देखिए ना, लॉकडाउन है, अभी आप देखिए रोज़ आप दिखाते हैं अपने टीवी पे हर उस पे कि भीड़ लगी हुई है। जो श्रमिक लोग हैं देखिए हज़ारों और लाखों की संख्या में इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है। तो अब ये सबसे सब बड़ी तो सरकारों प्रॉब्लम की हिंदुस्तान मिसहैंडलिंग में है ये ना। अभी तक ये जो गाँव में समस्याएं हमारे उभरी ख्याल हैं, से सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम हो, हाँ, गाँव- माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, सब्जी मंडियों की समस्या है ना, ये सरकारों की मिसहैंडलिंग है। देखिए इतना बड़ा देश है ब्रजेश जी, और ये कोरोना तो किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना ऐसा ही आएगा। लेकिन जैसा जैसा आ रहा, मेरे ख्याल से सरकार भी अपनी नीतियां बना रही हैं। नहीं, मैंने तो कि कहा अब कि जैसे इसका जो अनुभव कोरोना दुनिया के में लोग किसी के जो पास श्रमिक नहीं हैं है। वो जा रहे लेकिन हैं जो इससे मुक्त हो चुके हैं या जिन्होंने इसका कंटेनमेंट था, कर तो लिया है, उनका- उनसे सीखिए। जैसे हम क्या है, आपको डिबेट पे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप एक जी, नहीं, ये ज्ञानी तो- आदमी ये तो- हैं। आप इस चीज का ज्ञान है आपको, आप समझते हैं इस बीमारी को। नहीं ये तो तो आपके अनुभव में बांटना चाहता हूँ। इसी तरह दुनिया में जो बिल्कुल, दूसरे मुल्क बिल्कुल। निकले हैं उनसे आप सीख लीजिए। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। जी हाँ, देखिए हमें कहीं ढील तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा जी। एरिया वाइज। जैसे हमने किया कि कुछ एरिया जहाँ कम जी। हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा ढील देना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात हमें जनता को और भी ऑलराइट, सही है। बताना जरीन जी मेरे पड़ेगा साथ कि मौजूद अपने हैं, बहुत घरों ही में भी जानी लोग मानी सामाजिक जो कार्यकर्ता पर्सनल हैं। डिस्टेंस बना जरीन जी के बहुत रखें। स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 17 मई को हमारी लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है जी आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है। जी सरकारें ये चाहती हैं या कोई दबाव है या कोई और भी कारण हो सकता है, या सरकारें अब अर्थव्यवस्था में नॉर्मलसी चाहती हैं, जो भी इसकी वजह हो। क्या हमारे पास विकल्प क्या है और हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हालात आप इस वक्त महसूस कर रही हैं? ब्रजेश जी, जैसे 17 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे बेरोजगारी को देखते कहा जाए, चाहे किसानों की समस्याओं को देख के कहा जाए, चाहे मजदूरों का जो लगातार पलायन हो रहा है उसको देख कर करा जाए, या हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया चल रहा था जो कि अब जाम हो चुका है, और उसको वापस चलाने के लिए हमें ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो राहत पैकेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो अब तक हमारे देश की जीडीपी का जो 0.7% था, वो राहत पैकेज अब तक दिया जा चुका है। तो ये तो अपने आप में देखिए, जो सरकार है उनको एक लंबा टाइम, एक लंबा वक्फा मिला था, तो उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या करना है आगे। उनको एक लंबा समय मिला है, उनको कोई ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ जहाँ लॉकडाउन हटाया गया, जहाँ जहाँ ग्रीन जोन ब्रजेश जी करे गए, जैसे बाराबंकी में करा गया था, आज वहाँ देखिए 5 पेशेंट निकल कर करा गए। हरदोई में 25 दिन पहले जो था वो 2 पेशेंट सिर्फ थे जो ठीक करके अपने अपने घर चले गए थे, वहाँ पर ग्रीन जोन कर दिया गया था। वहाँ जो है आज 4 पेशेंट निकल कर आ गए। आज लखनऊ में देखिए कैसरबाग में 5 पेशेंट निकल कर आ गए। तो मुझे ये लग रहा है जब 500 की संख्या देश में थी उस वक्त आपने टोटल लॉकडाउन कर दिया। आज जब इस तरीके से लोग जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, तो ये क्या सोच हो सकती है गवर्नमेंट की? आपको क्या लगता है, तब सही थे या अभी सही है? वही मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा जरूरत है लॉकडाउन की। अब क्योंकि हम देखिए हमारी जो एसेंशियल्स हैं वो हम पहुंचाने नहीं पा रहे हैं लोगों को, तो लोग जो है अंदर तिलमिलाने लगे। तो सरकार कहीं ना कहीं डर गई है कि भाई लॉकडाउन खोलना शुरू करो, इनको निकलना आप ये देना चाहती शुरू हैं करो। कि लॉकडाउन अगर जरूरत का सामान बिना किसी रुकावट से जी, घर तक पहुंचने आपको लगे एक तो लंबा लॉकडाउन समय लोग मिला। मानेंगे। सरकार ये बात नहीं कि आपको एक लंबा समय मिला अपना मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए। आप बहुत से बेरोजगारों को रोजगार दे सकते थे ऐसे ऑनलाइन एसेंशियल जो है वो दे करके। तो और देखिए इससे भ्रष्टाचार भी और आप बढ़ा ये चाहती हैं कि हमें लॉकडाउन में रहना चाहिए अभी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगी कि देखिए एक कड़े अनुपालन के साथ, एक कड़े अनुशासन के साथ फिलहाल जो मांग दिखती, देखिए पहले हमारे लिए लाखों, मतलब जान है तो हमें- जहान जी, है, फिर बिल्कुल, जान है फिर तो जहान है, पहले और अभी तो देखिए, रोहित कह रहे आज- सिर्फ जहान है। नहीं, देखिए अभी तो कि अर्थव्यवस्था को तो धीमे धीमे वापस पहिया चल जाएगा, लेकिन अगर एक बार जिंदगी चली गई तो वो Correct. वापस नहीं आनी Okay, पाएगी। वीरेन जी और आ गए हमें हमारे देश के साथ। एक एक हिंदुस्तानी की जिंदगी को बचाना है। करेक्ट बात है। हर एक आम आदमी की जिंदगी जी, भी हमारे लिए, भारत के हमारे सबसे देश के महत्वपूर्ण एक-एक व्यक्ति के इंसान की बराबर है। जिंदगी हमारे लिए एक मायने एक रखती जिंदगी है। भी बहुत बराबर है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। वीरेन जी, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? आज क्या कुछ इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए हैं और क्या इस वक्त आकलन कर रहे हैं आप यूपी में? ब्रजेश जी, 2.25 लाख लोग के करीब दुनिया में मरे हैं कोरोना से। और उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि आज आपने बताया था 72, लेकिन अब 74 जिले हो गए हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं। माय गॉड, खाली एक 74। जिला अब चंदौली बचा है, बाकी सभी जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। और जो 2 जिले बचे थे, आज अंबेडकर नगर के रामनगर ब्लॉक में 2 मरीज मिले हैं जो दिल्ली से आए थे, और इसके अलावा बलिया में 1 पॉजिटिव मिला है। पहले 72 था तो 3 ये बचे थे, लेकिन अब इन दोनों पे भी मिल गया है, खाली चंदौली बचा है। तो एक ताज़ा जानकारी ये है। दूसरा ये है कि लॉकडाउन कब बढ़े या घटे, या समय पहले देरी हुई या अब देरी हुई, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये बात सही है कि जिस समय इसका हवा फैला था, अगर सरकार निर्णय न करती तब भी उसकी आलोचना होती। अब 133 करोड़ की आबादी को पिछले 2 महीने से वो घर में बंद करके कब तक खिलाए, ये भी एक शोर मच रहा है। सारे रोजगार धंधे ठप कर दिए जाएं, उद्योग ठप हो जाएं, ये देश कैसे चलेगा? इतना डर डर के चलाया जाए। अब लोग खुद हिम्मत बांध रहे हैं। जो लोग घरों में आजीज आ गए हैं, उनका सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है। किसी भी इस महामारी में इतनी बड़ी आपदा के लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार मेरा मानना है कि नहीं ठहराया जा सकता। ये जरूर है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन
जब इतने बड़े समाज में हम रहते हैं जहां हर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जहां सरकार चाह कर भी उनको रोक नहीं सकती है, तो वहां पर जिम्मेदारी सबकी है और समस्या सबकी सामूहिक है। जो सक्षम लोग हैं वो आगे आए और अपने जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें। अब जैसे आज रमज़ान चल रहा है, तो ये हुआ कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है और ईद पड़ती है, तो खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है कि ईद पर ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े सिलवाए जाएं, इसके लिए घर से ना निकलिए, जो कपड़े हैं उन्हीं से ईद मनाइए, और ज़रूरी नहीं मस्जिद में नमाज। तो भाई अच्छी है, गैदरिंग ना हो, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन ये दुकानें, ये लोगों के रोजगार कब तक बंद रहेंगे, कैसे लोग जिंदा रहेंगे, भूखों कब तक मरेंगे, ये सब चीज़ों पर तो सोचना ही होगा और हिम्मत करके सामने आना होगा। अच्छा, आप दोपहर में बता रहे थे कि शराब की दुकानों के साथ कोई गेम हो गया, क्या हुआ? देखिए, पहले ये हुआ कि शराब की दुकानों पर पहले दिन आदमी टूट पड़ा, धकाधक शराब बिकी, लोगों के कपड़े फट गए, नंगा हो गए शराब लेने में। लेकिन अब शराब पे सन्नाटा है दुकान पे। ये कैसे हुआ, क्या हो गया अचानक? ये शराबी भाग गए या इनका माल खत्म हो गया या जेब में पैसे नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? अब पता नहीं, ये पैसा कम हो गया या शराबी कम हो गए या शराबियों ने माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन दुकानदार बेचारे अब इस समय परेशान है, उनके ऊपर डंडा है आबकारी विभाग का कि माल बेचो। अब वो कह रहे हैं किसको पिला दें, मट्टी में ले जाके डाल दें बोतल। समस्या उनके सामने ये है, खरीदार दुकान पे है नहीं, लोगों के पास जो पैसा था खरीद लिए, गरीब आदमी के पास पैसा तो है नहीं, वो तो पैदल चल रहा है। भाई हमारे देश में सरकारें जब चुनाव आता है तो कहती हैं कि हवाई चप्पल में चलने वाला ये गरीब, हमारी सरकार आई तो हवाई जहाज में चलेगा। अब पता नहीं वो गरीब हवाई जहाज में कब चलेगा। आज तो सड़क पे भी चलना मुश्किल है। आज तो लोगों को इतना भूख से लोग मर रहे हैं, पैर में छाले हैं, कटकट, तमाम सारी चीजें ब्रजेश जी देख रहे हैं आप। 750 से ऊपर आगरम पहुंच गया है। डीएम साहब को सरकार पुचकार रही है, तमाम अधिकारी पदकारी भेजे जा रहे हैं, सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। कानपुर, लखनऊ तो कहिए, सरकार यहाँ मुख्यमंत्री से लेके सारा जागरूक वर्ग बैठा हुआ है। 262 यहाँ भी संख्या है। आज भी लखनऊ में मरीज मिले हैं, कल भी मिले थे। तो समस्या ये कि बढ़ेगी। 19 लाख को सरकार ने कहा कि हम रोजगार देने जा रहे हैं। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। एक सूचना ये बताऊं कि 262 लोग लखनऊ में आज मरीज हैं और 210 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। वेरी गुड। तो ये बराबर चल रहा है मामला टक्कर का, कहीं इधर उधर नहीं है। कोरोना से डरना नहीं है। लेकिन अब वो शराब वाली बात आपने कही थी, कितने लोग अब इस टाइम पी के बूथ हो गए होंगे। ये तो अभी 8 बजा है। आप भी लेकिन उसी बात पे अटक गए। देखिए विजय जी, लड़खड़ाना तो शराब की फितरत है गालिब। हाँ। और पिए तो शराबी लड़खड़ाए और ना पिए तो सरकार। तो ये तो देखिए बड़ा असमंजस हो। कोई ना कोई तो पर ये लड़खड़ाएगा। गेम उल्टा कैसे पड़ गया वीरेंद्र जी? कि लोग कह रहे थे अरे साहब 70% बढ़ा दी कीमतें, तो अब तो चमत्कार हो जाएगा, बहुत पैसा आएगा। पर ये शराबियों ने तो असहयोग शुरू कर दिया। सरकार को ये धोखा तो हो अपने गया। को इकोनॉमिक वॉरियर बने हुए थे। इनके तो अजीब अजीब मैसेजेस आते थे लोगों के, हिसाब अर्थव्यवस्था ठीक करने जा रहे हैं, अभी घर पे छिप गया ये सब। सरकार को बहुत बड़ा धोखा हो गया और इस धोखे के चक्कर में जिन अधिकारियों ने सलाह दी थी उन्होंने सरकार का बहुत नुकसान कराया जी। कोई चीज महंगा करके ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती, सस्ता करके वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है, या उसके दाम सामान्य रहते। तो आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो गरीबों की दुर्दशा है। कहीं रेलवे लाइन पे कट रहा है गरीब, कहीं रोड पे गाड़ी चढ़ जा रही है, लोग मर रहे हैं, उनका जीवन तिल तिल कर गुजर रहा है। 4 लाइनें कहूँगा, भूख और गरीबी से जुड़ी हुई हैं ये। कि कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पर रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं और सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर कि ख्वाबों में फरिश्ते आते हैं रोटियां लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटेंगे। एक्सपर्ट्स पैनल के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि कोरोना वायरस को गांव में फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि मजदूर और पलायन करके आ रहे लोग लगातार गांव की तरफ बढ़ रहे हैं
और उत्तर प्रदेश के लिए एक कष्ट और चिंता का विषय ये हो सकता है, क्योंकि अभी वीरेंद्र जी भी ये बात बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जनपद कोरोना वायरस की चपेट में है। सिर्फ चंदौली एक ऐसा खुशनसीब जिला है जहां पर अभी ये वायरस नहीं पहुंचा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि वो जो कोई भी फैसला प्रधानमंत्री करेंगे लॉकडाउन को लेकर 17 मई के बाद के लिए उत्तर प्रदेश उस पर चलेगा। यानी प्रधानमंत्री की जो राय बनेगी और केंद्र जो भी फैसला करेगा, उत्तर प्रदेश ने उस पर अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 74 जनपद कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। 79 यानी 79 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3,520 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित यानी पॉजिटिव पाए गए। अब हमारे समक्ष चुनौती यह है कि जितनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या कर्नाटक की तरफ से हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको इस बात के लिए चेक करना कि कोरोना वायरस गाँव में न पहुँच जाए। सबसे बड़ी चिंता कोरोना वायरस के वक्त गाँव की ही थी। अगर ये गाँव में फैल गया तो यकीन मानिए कि इसे संभाल पाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि गांव में वैसे भी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। तो ऐसे में लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं इन प्रवासी मजदूरों का चेक कैसे किया जाए, इनकी स्क्रीनिंग कैसे हो और हमारे पास इसके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए। यूपी सरकार के पास इसका कोई उपाय है अथवा नहीं, मनीष शुक्ला इस बारे में रोशनी डालेंगे। यस मनीष जी, गो एहेड। देखिए, जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं वो जिन विषम परिस्थितियों में वापस आ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि उनको ससम्मान हम वापस लाएंगे। लाने के पश्चात उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। बलिया और अंबेडकर नगर जो 2 जिले शामिल हुए हैं, ऐसे ही केसेस के नाते शामिल हुए हैं, अर्थात स्क्रीनिंग प्रॉपर चल रही है। उनको अगर कहीं इस तरह के केस मिलेंगे तो उनको चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। जाते समय 15 दिन का राशन और 1,000 रुपया दिया जा रहा है। जो श्रमिक आ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले, इसके लिए भी सरकार तमाम उपाय तमाम कदम उठा रही है। अभी तो ये बताओ आप कि इनका टेस्ट के लिए कोई योजना है आपके पास कि इनका हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जो प्रवासी हैं इनका टेस्ट कैसे करें, या अगर किसी में लक्षण है तो उन्हें कैसे पहुंचे उन तक? बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैंने तो चर्चा शुरू करते ही इस बात को कहा कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं, एक तो जहां से वो चल रहे हैं वहां से उनका चिकित्सीय परीक्षण हो, ये बात कही जा रही है। और उत्तर प्रदेश में आने के बाद उनका हो भी रहा है। मैंने कहा ना कि बलिया और अंबेडकर नगर जो 2 जिले अभी शामिल हुए हैं, ये बाहर से जो माइग्रेंट लेबर श्रमिक वर्ग के लोग आए हैं उन्हीं के परीक्षण के उपरांत वो पाए गए, जिसके नाते से वहां संख्या बढ़ी है। ग्रेट कंसर्न। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनसंख्या का राज्य है। 3500 इन्फेक्टेड और करीब 1900 स्वस्थ होकर जा चुके, लगभग 2000 एक्टिव है यहाँ जी। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आदरणीय पांडे जी, भट्ट जी और जो चेस्ट स्पेशलिस्ट आपने बैठाए हैं, 3 स्पेशलिस्ट बैठे हैं, हमको लगता है कि तीनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तीनों लोगों की बात का अगर सार निकाले तो तीनों लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया है। आज लाखों की संख्या में बेड यहाँ उपलब्ध है, टेस्टिंग बढ़ी है और साथ साथ जो निपटने के तौर तरीके वो ठीक है। ओके, मैं प्रोफेसर भट्ट को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। हमको आर्थिक गतिविधियां भी कुछ न कुछ शुरू करनी पड़ेगी। करेक्ट। क्योंकि यहाँ का जो बेरोजगार होगा ही, साथ साथ करीब 20 लाख के करीब बाहर से बेरोजगार श्रमिक आने वाला है कामगार, तो उनको भी कुछ न कुछ रोजगार देना चाहिए। प्रोफेसर एमएल भट्ट साहब, हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज है। नो पॉलिटिक्स प्लीज, मैं सबको कहूंगा। हाँ, पॉलिटिक्स करने नहीं, अपन लोग को तो रास्ता निकालना है कि हम कैसे इस परेशानी से निकलें। प्रोफेसर एमएल भट्ट साहब, अब आपके सामने जो बिगेस्ट चैलेंज आने वाला है वो है गांव। ये जो प्रवासी मजदूर अब गांव पहुंच रहे हैं, ये तमाम इन्फेक्टेड एरियाज से आ रहे हैं, इन्फेक्टेड स्टेट से पहुंच रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो या सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। तो गांव में ये कोरोना वायरस न फैले, हमें इसके लिए अपने सारे संसाधन ताकत झोंकने
और रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है। आपके क्या विचार हैं इस पर? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गांव में जो प्रवासी आए हैं इस समय, और उन्हीं के माध्यम से चाहे बलिया हो या और जो भी बचे हुए जिले थे वहां बीमारी पहुंची है, तो अब उसको बचाने के लिए साधन केवल एक रास्ता है कि वहां पर चाहे पंचायत की बिल्डिंग हो, चाहे स्कूल का परिसर हो, चाहे धर्मशाला हो, उनको सबको 14 दिन क्वारंटाइन करके रखा जाए। क्योंकि बहुत बड़ा संकट जो दिखाई दे रहा है कि जो साथ में यात्रा किए हैं, एक व्यक्ति भी उस अगर बस में या ट्रेन में पॉजिटिव था तो पूरे कंपार्ट में और पूरे बस के सभी यात्रियों को कुप्रभावित करके उनको संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि बहुत ही ये चैलेंजिंग टाइम है। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से पूरा प्रशासन और शासन इस समस्या के सामने लड़ रहा है, क्योंकि 23 करोड़ की आबादी जो अमेरिका के बराबर। मुझे ऐसा लगता है प्रोफेसर भट्ट कि हम लोगों को या आप लोगों को इस पर एक रणनीति पर विचार करना चाहिए कि हम रैंडम तरीके से उन जिलों में रैंडम सर्वे करें या रैंडम टेस्ट कराएं चिन्हित इलाकों में जहां प्रवासी मजदूर ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं और सरकार के पास सर्विलांस का डेटा भी मौजूद है। आप रैंडम टेस्ट करना तो तत्काल शुरू कर दें गांव की तरफ। इट्स ए नीड ऑफ द आवर। जी, रैंडम टेस्ट प्रारंभ कर दिया गया है। अभी लेबोरेटरी पे केवल एक सर्वे के रूप में किया जा रहा है और प्रदेश के करीब पूरे देश में 70 जिलों में यह कार्य किया जा रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी भी कर रही है। उस रैंडम कम्युनिटी में भी हम लोग पॉजिटिव सैंपल देख रहे हैं। इसीलिए चिंता का विषय है कि जितने लोग इस समय यात्रा करके आ रहे हैं दूसरे जगह से प्रवासी, उन पे बहुत ही नजदीकी नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको उचित लगे तो उस पर जरूर करिएगा। कोशिश ये करिए कि जो श्रमिकों को लेकर हमारे यहाँ ट्रेन आ रही है ना, आप रेलवे स्टेशन पर कोशिश करें कि अपनी टीम तैनात करें और जब वो ट्रेनें आए हैं तो रैंडम आप सैंपलिंग शुरू कर दें। और अगर वो रैंडम सैंपलिंग करके आप विभिन्न स्टेशन से अगर उसका टेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बेहतर टेक्निक होगी। नहीं, ये बिल्कुल आपका एक जो सुझाव है ये सार्थक है, लेकिन संकट इस बीमारी के साथ है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का होता है। तो अभी ट्रेन में यात्रा के दौरान जिसको संक्रमण खतरा हुआ होगा वो 5 से 7 दिन के बाद वो मैनिफेस्ट करेंगे, तब पॉजिटिव आएंगे। ये उनके लिए है जो लंबे समय से कैरी करते हुए हो जाएंगे दूसरे इन्फेक्टेड स्टेट से यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 5-7 दिन। जी, तो फीवर स्क्रीनिंग सबकी मैंडेटरी की जाए और जो सिम्टम्स हैं बुखार का, सूखी खांसी का और सांस फूलने का, उसके अलावा स्वाद चला जाना, महक का कम आना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तो किसी तरीके से बीमारी का लक्षण हो, अब आवश्यकता है कि सभी लोगों को जो अपने को बीमार महसूस कर रहे हैं उनका सबका टेस्ट ये सब कह के डरवा दे रहे हो आप। सबका टेस्ट करने की आवश्यकता सब ये सब समस्या तो हम लोगों को भी है। वास्तव में मैं बता रहा हूं कि सब ओके, ऑलराइट। विजय शंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर विजय शंकर जी, आप मुझे बताओ सर कि ये लॉकडाउन की एग्जिट पॉलिसी कोई बननी चाहिए, जैसे आज ब्रिटेन ने किया क्या कि वो लॉकडाउन की एग्जिट पॉलिसी लेकर आए। इनिशियल एक रिपोर्ट रखी 4 लेयर की, उनके प्रधानमंत्री ने समक्ष रखी। यूरोप के कई देशों ने अपने यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन प्रणाली रखी हुई, जिसका जिक्र हम लोगों ने पिछली डिबेट में भी किया था। आप क्या सजेस्ट करते हो 17 मई के बाद क्या? देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको अगले 2-3 दिनों में ही केंद्र सरकार की तरफ से एक लॉकडाउन एग्जिट पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि सभी को पता है कि देश को अब आगे बढ़ना है और उसके लिए रास्ता ही निकालना होगा। ये तो होगा ही होगा, और अधिकांशतः जो अन्य देशों ने किया है उनके अनुभव के आधार पे ही ये लॉकडाउन की से एग्जिट की पॉलिसी बनेगी। ये 2 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात हम लोग को हमेशा याद करना होगा कि रोग से लड़ाई जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहीं अपनी जो हमारे जो समस्या है गरीबी की और जो अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बहुत भीषण हो गई है। और उसकी तरफ से अगर आंख हम लोग मूंदेंगे तो आगे चल के ये 4-6 महीने में ये रोग को बहुत पीछे छोड़ देगी और इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि फिर देश को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि अब ज़रूरत आ गई है कि
कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए और भय थोड़ा रोग से कम किया जाए, उससे स्टिग्मा जो अटैच हो गया इसके साथ उसको कम किया जाए। हमें इसके अलावा कोई हमारे पास देश के पास रास्ता नहीं। हमारा देश एक गरीब देश है, इसके पास साधन बहुत कम है। ब्रजेश जी, आप बार बार एक बात को उठाते हैं, वो है कि टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, दुर्भाग्य से हमारे पास टेस्टिंग बढ़ा पाने की कैपेसिटी अब तक डेवलप नहीं हुई है। हम अभी 1 लाख तक पूरे देश में नहीं पहुंच पाए हैं। हमारा प्रदेश जो है अमेरिका के बराबर का प्रदेश है। सोचिए आप, यहाँ पर अभी हम 5000 की टेस्टिंग पे पहुँच पाए हैं। तो इस दृष्टि से टेस्टिंग के आधार पर अगर हम डिपेंडेंट होंगे जी, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हमारे पास रास्ता यही है, जो सजेस्टिव अनुभव डेटा को है, हमें उस देखते पर हुए काम करना और इस रोग का जो इम्पैक्ट है उसको देखते हुए हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलें, लेकिन बिल्कुल काम करें और उसके बाद अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पैरेलल ले चलें और ईश्वर की कृपा से हम लोग इससे निकल आए। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। लोग परेशान भी बहुत हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, बट नेचुरल है। अभी जो ताज़ा डेटा आया था कि केवल अकेले अप्रैल में पूरे देश भर में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए जिनकी जॉब्स गई है, चाहे वो लेबर हों, चाहे वो फिर हाईली पेड एम्प्लॉयज़ हों। मजदूरों से संबंधित जो कुछ कानून बनाए गए थे उसमें कुछ कानूनों में बदलाव किया गया है, उसको लेकर कई नज़रिया है, आपका क्या मानना है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक बहुत मुख्य जो चीज़ है मैं बता दूं, सड़कों को गुमान था अपनी लंबाई पे और मजदूरों के हौसलों ने उनको पैदल ही नाप दिया। जिस तरीके से सरकार मजदूरों के कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के दबाव में और मजदूरों के ऊपर हमला किया है। बेचारे मजदूर पैदल चले आए, उसके बाद इन्होंने दिया क्या, मजदूरों को धोखा दिया। इन्होंने लेबर लॉ के अंदर इन्होंने लिक्विडेट करने का काम किया, जो कि बड़ा घृणित कार्य है। आप मजदूर श्रम कानून को लिक्विडेट करेंगे, आप श्रम कानूनों को लिक्विडेट करेंगे, आप मजदूरों को लिक्विडेट करेंगे। आप जानते हैं आज लॉकडाउन है, विपक्ष धरने पे नहीं बैठ सकता है, इसका फायदा उठा के आपने श्रम कानून को लिक्विडेट कर दिया। जी का मजदूरों के लिए नहीं, क्या आप किसानों को क्या दिया है? आपने किसानों की बात करते करते थक गए। मनीष जी, आप व्यक्तिगत अपमानित ना करें, व्यक्तिगत तौर पर छीटाकशी कर रहे हैं मनीष जी आपके ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे मनीष जी हैं। का तो कोई स्तर, आप इनसे पूछिए, अभी कह रहे थे कि लॉकडाउन बचा आना है चाहिए, छीटाकशी करने का, ना इनका खुद का कोई स्तर है। मजदूरों को कह रहे थे नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो आप बताइए किसको ले आए आप मजदूरों को? 16 आदमी, 16 मजदूर कोल्ड प्लेटेड मर्डर कर दिया आपने, रेल की पटरी के ऊपर मर गए 16 आदमी, कोल्ड प्लेटेड मर्डर। अगर आपने उनके लिए रेल चलाई होती जीते जी, तो उनको क्या जरूरत है रेल की पटरी में सोने की? आप बताइए, उसका कोई जवाब दिया आपकी सरकार ने? सरकार से पूछिए, उसकी आपने कोई जवाब नहीं दी। आपने 16 आदमी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, श्रम कानून को आपने लिक्विडेट करके आपने घृणित कार्य किया है, आपने मजदूरों के ऊपर हमला किया। आपको जीएसटी के अंदर आपको फैसिलिटी देनी चाहिए थी, बैंक को फैसिलिटी देनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने मजदूरों के ऊपर हमला किया। दुखद है ये, किसानों के ऊपर हमला करते हैं, मजदूरों के ऊपर हमला करते हैं। ये शामिल सरकार है कि श्रम कानून के बारे में इनको अगर पता है तो ये बात करें, नहीं तो मुझे छीटाकशी ना करें। बता दीजिए ना कि आपको श्रम कानून की धाराओं को लिक्विडेट करने की क्या जरूरत आ गई थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने मजदूरों के ऊपर हमला कर दिया? गुस्सा ना करें, एक दूसरे पे गुस्सा करने को यूनियन प्रोफेसर वेजेस तक खत्म हो गए, मिनिमम वेजेस तक। ओके, आप लोगों ने कह लिया अपनी बात। पॉलिटिकल लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रोके नहीं रुकते हैं बीच में। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। ओके, ऑलराइट, जस्ट वेट। आपकी सच्चाई बताओ, प्लीज आपकी सच्चाई बताओ तो विषय बदल जाता है। समस्या ये है आपके साथ। अरे भट्ट साहब बैठे हैं, विजय हमलावर हो जाते हैं, क्या तो सोच रहे होंगे प्रोफेसर राजेंद्र जी? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, प्लीज। अगर आपने डिबेट का इशू बदला है तो मुझे अवसर दीजिए। ऑलराइट, यस प्रोफेसर राजेंद्र जी, ये सिम्टम्स हम कैसे पहचाने? कानून पे बोलने का अवसर मिलना चाहिए हमें। गांव के क्षेत्र में जो प्रवासी मजदूर जस्ट वेट मनीष जी, हमें कैसे सिम्टम्स को पहचानना चाहिए? प्रोफेसर राजेंद्र जी, जस्ट वेट प्लीज, इतना एक्साइटेड मत होइए, मैं आऊंगा आपके पास, टाइम बचा तो जरूर दूंगा, प्लीज। चिंता मत करो, आगे बहुत डिबेट है। एक सेकंड रुक जाओ रोहित, क्या हो गया भाई? अरे रोहित क्या हो गया? प्लीज वेट, मनीष जी प्लीज वेट, राजेंद्र जी प्लीज गो हेड, राजेंद्र जी गो हेड। आप बड़े घर के लोग, आप मजदूरों की समस्या नहीं जानते। ओके प्रोफेसर साहब, अरे शांत हो जाओ भाई प्लीज,
और लोग भी हैं, एक सेकंड। आपने आप जो लोग सवाल संयम को उठा, परिचय दें। आपने जो निवेदन है। सवाल लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो बहुत अच्छा है कि ये गांव में हमें कैसे इसको रोका जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्रेनें जा रही हैं, गांव में लोग जा रहे हैं, और ख़ासकर ये लोग बड़े शहरों से आए हैं जहां पर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा है। गांव में अभी भी इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं था या बहुत कम था। तो इनको क्वारंटाइन करना, इनका चेकअप करना, इनका टेस्ट कराना जहां उचित हो वो ज़रूर कराना चाहिए। और इनको खासकर एक बात का एजुकेशन और देना चाहिए कि घर में अपने गांव में मान लिया कहीं रहें, मान लिया क्वारंटाइन के बाद, तो पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ध्यान देना है। देखिए ब्रजेश जी, एक बात मैं बता दूं, कोरोना बहुत दिन रहने वाला है। हमें कोरोना के साथ ज़िंदा रहना है और उसी के साथ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। कोरोना ये वायरस पहली बार, ऐसे बहुत से वायरस बीच बीच में आए हैं, ठीक है, अब की बार बहुत भयावह है, लेकिन हमें इसी के साथ ही रहना है, अपने को मॉडिफाई करना है। पर्सनल डिस्टेंसिंग जैसे बहुत से देशों ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया कि 50 उन्होंने खोला है, खोलने की कोशिश किया है, 50 लोगों से ज़्यादा ना इकट्ठा हों, लोग दूर दूर रहें, पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और थोड़ा सा तो खोलना ही पड़ेगा, बहुत दिन हम बंद नहीं कर सकते। या फिर हमको एक कंप्लीट लॉकडाउन में ही रहना चाहिए? हमने क्या करना चाहिए? क्योंकि हम वाकई, ये बात सही है विजय शंकर जी की, कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं, हम बहुत लंबे दिन तक लॉकडाउन करके हम बहुत कोई बेहतर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी बेरोजगारी, इन सब की समस्या आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी जी, ब्रजेश जी देखिए, ये जो आप लोग डिबेट्स कर रहे हैं, इसका एक हम अगर एक वो निकालें कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जैसे एम्स के जो डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि जून जुलाई जो होगा वो कोरोना का पीक होगा। अब मेरे ख्याल से उन्होंने मॉडलिंग फैक्टर के आधार पर, ये डाटा जो फैक्टर है उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि जून जुलाई जो है वो पीक होगा। तो हमें कम से कम उन ऐसे विशेषज्ञों की बात, जो आप चैनल पर जो बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये रुकने वाला नहीं है, इसके साथ ही हमको अपना जीवन यापन एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमको फिलहाल हमें अभी दशकों तक शायद करना पड़े। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक पूरा मैनेजमेंट के साथ सरकार को, चाहे वो जो हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे लोगों की एसेंशियल जो जरूरतें हैं, तो आप चाहती हैं कि एक रणनीति के साथ है सरकार? बिल्कुल, सरकार को पूरा, देखिए, एक पूरा वक्त मिला है। ओके मनीष जी, आपके पास 20 सेकंड है, आप क्या करना चाहेंगे रोहित अग्रवाल का? 20 नहीं, हम अग्रवाल जी का कुछ नहीं करना बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। निवेदन है कि कम से कम पता रखे कितने श्रम कानून थे उत्तर प्रदेश में अभी तक, कितने निलंबित किए गए और कितने बचे हैं, यही बता दीजिए रोहित अग्रवाल जी। अरे 118,000 करोड़ रुपए गन्ना किसान का आज भी बकाया है, ये देखिए, उसकी बात कर लो। थैंक यू। कानून आपने लिक्विडेट किए, कानून आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कितने निलंबित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, बहुत आवश्यकता हो तभी घरों से निकलें, क्योंकि ये संक्रमण फैल रहा है और दिनों दिन इसका स्वरूप बहुत विकराल और खतरनाक होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।